पांचवा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सिस्टम नौकर पैदा कर रहा है, लीडर पैदा नहीं कर रहा। इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सवाल करने की, सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की और लीडरशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें आपको ओबे करना है, इस सिस्टम में आपको चीजें रखनी हैं। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आज हम बात करेंगे मौजूदा तालीमी निज़ाम पे जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी नेशन तनज़्ज़ुली का शिकार है। 76 सालों से हम डिग्रेड हो रहे हैं, डाउनग्रेड हो रहे हैं। आखिर उसकी वजूहात क्या हैं, तो मैं 8-10 बेसिक पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो कि हमें बर्बाद कर रहे हैं। और अगर रियासत ने इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव ना किया तो खुदा न खास्ता हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह से बर्बादी की तरफ जाएंगी। तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि तालीम का मकसद और उससे इनहराफ। तालीम का जो बेसिक मकसद है वो है क्या, और हमारा जो तालीमी सिस्टम है वो उस बेसिक जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, जो बेसिक पर्पस है एजुकेशन का, उससे डिविएट किए हुए है। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो है ही नहीं जो कि एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो कि एजुकेशन की रूह है, जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक है ही नहीं। तालीम की डेफिनेशन और तालीम का मकसद है क्या? तालीम का मकसद अपनी सोसाइटी में अपनी नस्लों को बाशऊर बनाना है, बासलाहियत बनाना है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, उनके अंदर लीडरशिप पैदा करनी है, ताकि जब वो निकलें तो मुख्तलिफ सिचुएशंस को सॉल्व करने वाले बन जाएं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ बिजनेसेस में खुद चीज़ों को संभालने वाले बन जाएं। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि बच्चे को पहली क्लास से ही रट्टा सिखाया जाता है ताकि वो बेहतरीन मार्क्स ले सके रट्टा लगा के, और बेहतरीन उसकी डिग्रीज हों, और उसके बाद वो एक बेहतरीन नौकर बन सके। उसके अलावा हम उसको कुछ नहीं सिखाते कि बिजनेस भी किया जा सकता है या और भी बहुत सारे वेज हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि हमारा जो निज़ाम है, असल जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन की रूह है, उससे बिल्कुल डिविएटेड है, जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा अहम पॉइंट है तबकाती निज़ाम तालीम, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस वक्त पाकिस्तान में 3-4 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं जो कि हमारे मुल्क की जो नेशनल यूनिटी है उसके खिलाफ हैं, इसकी वहदत के खिलाफ हैं। पहला जो सिस्टम है वो एलीट क्लास के लिए है, अमीरों और शुरफा के बच्चों के लिए, जिस तरह के लाहौर ग्रामर स्कूल है, बीकन हाउस स्कूल है, जिस तरह के सादिक पब्लिक स्कूल है, एचिसन कॉलेज है। ये वो हैं जहाँ की फीसें बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो जब वो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो वो बाकी लोगों को शूदर समझते हैं और वो खुद को बहुत ऊपर समझते हैं। दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, जहाँ पे कोई फीस नहीं है या बहुत थोड़ी सी फीस है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के इश्यूज ये हैं कि वहाँ पे फंड्स पूरे नहीं दिए जाते रियासत की तरफ से, जिसकी वजह से न वाशरूम पूरे, न कमरे पूरे, न फर्नीचर पूरा, और उसके अलावा इवन के टीचर्स भी पूरे नहीं होते। मैं खुद हेड मास्टर रहा हूँ एक स्कूल में 2 साल, तो वहाँ पे 10 टीचर्स की जरूरत थी, तो मेरे पास 5-6 टीचर्स थे। तो 3-4 क्लासों को मैं खुद पढ़ाता था, हेड की ड्यूटीज भी करता था और 6-6, 7-7 लेक्चर्स भी पढ़ाता था। तो ये जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं ये सही तरीके पढ़ नहीं पाते, जो कि टीचर्स उनको पूरे मुयस्सर नहीं आए, पूरी फैसिलिटीज नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। और ये बच्चे जो पहला तबका था एलीट क्लास, उससे बहुत डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है और उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो तीसरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मदारिस का सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जिसके अंदर मजहब की तालीम दी जाती है और वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चौथा जो एजुकेशन सिस्टम है वो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पे 3 से लेकर 6-7 हज़ार तक फीस होती है एक बच्चे की। तो वो एवरेज से जो अबव पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे वहाँ पे भेजते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चों से थोड़े से अपग्रेडेड होते हैं, और जो एलीट क्लास है उससे थोड़े से नीचे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक चौथा तबका है जो कि पैदा होता है। तो इस एजुकेशन सिस्टम से मुख्तलिफ नजरियात वाले 4 जो तबकात हैं वो पैदा हो रहे हैं, जो कि इस मुल्क की जो वहदत है उसको कमजोर करते हैं। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो है कौमी जबान और अंग्रेजी का तनाज़ा। ये बहुत बड़ा तनाज़ा है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हमारी जो कौमी जबान होगी, जो सरकारी जबान होगी, वो उर्दू होगी, ऑफिस में भी वही चलेगी और उर्दू को ही प्रमोट किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो एलीट क्लास है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंग्लिश से इम्प्रेस्ड थी, जिसकी वजह से उर्दू को उतना प्रमोट ही नहीं होने दिया गया और इंग्लिश जबान को ही आगे रखा गया, और आज भी इंग्लिश जबान ही चल रही है। अब मसला यह है कि एक बच्चा जो सराइकी के घर पैदा हुआ, पंजाबी के घर पैदा हुआ, पख्तून के घर, बलोची के घर, कश्मीरी के घर, सिंधी के घर पैदा हुआ है, तो वो जाहिर है उसकी एक तो उसको अपनी लैंग्वेज सीखनी पड़ गई, फिर उसके बाद वो उर्दू लैंग्वेज सीखता है जब स्कूल जाता है, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश भी सीखना होती है। ठीक है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमें आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ तरक्की का राज ही उसी जबान के अंदर है। तरक्की हमेशा अपनी जबान में होती है। दुनिया में कोई एक मुल्क दिखा दे जिसने दूसरी जबान में तरक्की की हो। तरक्की हमेशा अपनी जबान में होती है। आप सीएसएस के इम्तिहान में देख लें कि तकरीबन 92% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं।
तो क्या वो जो 92% बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, क्या वो उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है? क्या वो क्रिटिकल थिंकर नहीं है? क्या वो इस समाज के कुंद सहन बच्चे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल उनकी जो स्कूलिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो किसी दूर दराज इलाके से थे जहाँ पे टीचर्स ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो एलीट क्लास के बच्चों का मुकाबला ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी अंग्रेजी रह जाती है। उसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो कमजोर हैं या कुंद सहन है। वो जो इंग्लिश जानने वाले हैं उनसे कहीं ज्यादा क्रिएटिव और कहीं ज्यादा क्रिटिकल थिंकर होते हैं। मैंने देहातों में बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उनकी जो क्रिटिकल अप्रोच है वो बहुत जबरदस्त है, और वो इस मुल्क के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो कि एलीट क्लास का राज है, जिन्होंने अंग्रेजी में तालीम हासिल की है, इसी वजह से हम भी ज़ेर अताब हैं। काश कोई रियासत आए जो कि इस सिस्टम को उर्दू की तरफ लेके चले, ताकि जो एवरेज बच्चा है वो भी ऊपर आ सके। चौथा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो है मदारिस और जदीद तालीमी निज़ाम के दरमियान खलीज। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। मदारिस के अंदर मजहब की तालीम दी जाती है, जबकि उसके अंदर जो साइंस और टेक्नोलॉजी और कॉमर्स की तालीम है वो बिल्कुल नापैद है। जबकि दूसरी तरफ जो जदीद तालीमी निज़ाम है उसके अंदर मुख्तलिफ फ़नून है, आर्ट्स है, लिटरेचर है, साइंस है, लेकिन मजहब उसमें नहीं है। तो जिसकी वजह से बड़े मसाइल आते हैं। जो सिर्फ रिलीजियस पढ़ रहे हैं वो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से महरूम हैं, जिसकी वजह से बड़ी जॉब्स नहीं ले सकते, बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बिजनेसेस में नहीं आ सकते। जबकि जिन्होंने सिर्फ मॉडर्न साइंसेस पढ़ी हैं, लिटरेचर पढ़ा है, जबकि उन्होंने मजहब को नहीं पढ़ा, तो उनके अंदर जो मोरालिटी है, जो एथिकल वैल्यूज हैं, उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से करप्शन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये दो अलहदा सिस्टम है। तो जब तक दो निज़ामों में ये खलीज बरकरार रहेगी, ये नेशन तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगी, क्योंकि बड़े होकर ये दोनों तबकात एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिससे सोसाइटी में इम्बैलेंस पैदा होता है। पांचवा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सिस्टम नौकर पैदा कर रहा है, लीडर पैदा नहीं कर रहा। इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सवाल करने की, सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की और लीडरशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें आपको ओबे करना है, इस सिस्टम में आपको चीजें रटनी है, आपको तयशुदा रास्तों पर चलना है, आपको जो कहा जाए उसी पे चलना है, जो बुक के अल्फाज हैं वही रटने हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पूरे निसाब में पहली क्लास से लेकर 16वीं क्लास तक कहीं पे भी लीडरशिप नहीं पढ़ाई जाती, कहीं पे भी बाकायदा कॉमर्स के लेक्चर्स नहीं होते, कहीं पे भी बिजनेस के बारे में नहीं बताया जाता। पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद बताया जाता है कि अच्छी डिग्री लेनी है ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके और आप एक बेहतरीन नौकर बन सके, जिसकी वजह से बच्चों में जिद्दत, कारोबारी सोच और क़यादत की जो सलाहियतें हैं वो बिल्कुल दब कर रह जाती है। छठा जो बहुत बड़ा अलमिया है वो है तालीम और रोजगार में मुताबिकत नहीं है। पूरी दुनिया में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो बच्चा डिग्री ले रहा होता है तो उसके दूसरे तीसरे साल ही मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वहां पे आ जाती हैं और कैपेबल बच्चों को ले जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम डिग्री होल्डर्स पैदा कर रहा है वो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है ही नहीं। हमारे यहाँ किसी भी इंडस्ट्री में एक बच्चा चाहिए फिजिक्स का, जबकि किसी एक शहर में 200 बच्चा फिजिक्स का पैदा किया जा रहा है। तो बाकी 199 डिग्री होल्डर्स कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो कि इंडस्ट्रीज या दूसरे जो कारोबारी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके दरमियान लिंक बना सके और सिंक्रोनाइजेशन पैदा कर सके। जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक ये कौम तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगी। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा अलमिया है वह तारीख की मस्कशुदा तालीम। इस कौम के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये हुआ है कि इसमें हिस्ट्री अपनी मर्जी से लिखी गई है और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तारीख लिखते हुए बहुत ज्यादा मुबालगा आराई से काम लिया गया है, बहुत सारे कौमी हीरोज को इग्नोर किया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग जो हीरोज नहीं थे उनको हीरो बना के पेश किया गया है। इसी तरह तारीख में बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आए जिनको गलत बयान किया गया है, जिसकी वजह से हमारी जो नेशन है उसका विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि कौमें हमेशा अपनी तारीख को सीख के फिर मुस्तकबिल का फैसला किया करती हैं। तो हमारी जो तारीख है वो मस्ख है, जिसकी वजह से ये नेशन क्लियर नहीं है और तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा मसला है वो है तालीमी बजट में कमी और तालीमी ज़वाल। याद रखें, पूरी दुनिया में तालीम का बजट बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की तालीम पे डिपेंड करती है। इस वजह से वो अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं ताकि वो बहुत अच्छा पढ़ाएं और बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है हर लिहाज से, तो वो एक बेहतरीन मॉडल बन के सोसाइटी में आते हैं। जबकि पिछले साल का पाकिस्तान का बजट आप जरा नोट फरमाएं, 2024 का टोटल जीडीपी का सिर्फ 1.91% तालीम के लिए रखा गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। आप लाखों स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को 1.9% से कैसे चलाएंगे? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्टूडेंट की फैसिलिटीज को और असातिज़ा की तनख्वाहें, ये सारी चीजें कैसे आप पूरी कर सकेंगे और कैसे आप दुनिया का मुकाबला करेंगे और कैसे आप आगे जा सकते हैं? काश कोई मर्द हुर्र आए जो इसको 5 से 7% तक ले जाए ताकि इस कौम की तरक्की हो।
नेक्स्ट जो बहुत खतरनाक चीज है वो ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी से अभी तक हम दूर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ये वो चीजें हैं जिनमें दुनिया एक्सेल कर चुकी है, जबकि अभी तक हमने इनको अपने जो एजुकेशन सिस्टम है, अपना जो निसाब है, उसमें शामिल नहीं किया। मुझे बताएं, पूरी दुनिया में जब 5वीं 6वीं का बच्चा एआई में एक्सपर्ट होगा, रोबोटिक्स में एक्सपर्ट होगा, जबकि यहाँ पे आपका जो आईटी डिग्री होल्डर है उसको अलिफ बे नहीं आती होगी, तो आप दुनिया का कैसे मुकाबला कर सकेंगे। काश कि रियासत कोई तालीमी इंकलाब लाए और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो तालीमी निसाब है, उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजीज है उनको शामिल करे, ताकि हमारी जो नेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, वो भी दुनिया का मुकाबला कर सके और तरक्की कर सकें। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा अलमी है वो है ख्वातीन की तालीम में रुकावटें। पाकिस्तान में अभी तक बच्चियों को समाजी, मुआशी और सकाफती रुकावटों का सामना है। शहरों की निस्बत देही इलाकों में बच्चों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वहाँ पे रिलीजियस कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, पाबंदियाँ हैं, और उसके साथ ही रिजिडिटी भी है कहीं पे। और ये भी मसाइल हैं कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे स्कूल्स के अंदर फीमेल टीचर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से जो वालिदैन हैं वो बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज पाते और इसको डिस्करेज करते हैं। इसके अलावा गुर्बत है, तालीमी अखराजात हैं, घर से स्कूल तक का जो फासला है, उसके अलावा बच्चों का आदमी तहफ़्फ़ुज़ है, वालिदैन का उनको छोड़ना लेना, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। और इसके अलावा कम उम्री में शादियां हो जाती हैं बच्चियों की देही इलाकों में। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से बच्चियां नहीं पढ़ पाती या कम पढ़ पाती हैं, जिसकी वजह से अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, और इस तरह से अगली नस्ल में भी एजुकेशन ट्रांसफ़र नहीं होती, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। रियासत को चाहिए कि वो इनकलाबी इक़दाम करें और बच्चों के लिए, बच्चों की तालीम के लिए कंसर्न हो, और बहुत ज़्यादा फीमेल स्कूल्स खोले जाएँ, बच्चियों के स्कूल्स खोले जाएँ, ताकि वो और उनकी नस्लें कामयाब हो सकें। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उस मेयार पे आ जाए कि ये दुनिया का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद।